हेलो स्टूडेंट्स, पहले भाग में हम लोगों ने वर्णमाला और स्वरों का ज्ञान प्राप्त किया। स्वर हम लोगों ने पढ़े। उसके बाद स्वरों के विभाजन के बारे में भी हमने पढ़ा, उसके भेदों के बारे में भी पढ़ा, ह्रस्व स्वर, दीर्घ, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद मात्राएं भी पढ़ी हैं, अनुस्वार, अनुनासिक। अब बात आती है व्यंजनों की। व्यंजन पहले तो ये है कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। ऐसे वर्ण जो स्वर थे वो स्वतंत्र थे, उनमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती थी। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों को भी आगे 3 भागों में बांट दिया गया। पहला है स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। इनको भी 3 भागों में बांट दिया गया। अब सबसे पहले आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का अर्थ ही होता है छूना, किसी चीज को छू लेना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ, आपकी जो जीभ है वो मुख के विभिन्न यानी कि मुंह के अंदर विभिन्न भागों का स्पर्श करती है, उनको टच करती है, तो उसको क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। आगे स्पर्श व्यंजन को 5 भागों में बांट दिया गया, क्योंकि जब आपकी जीभ जो है वो आपके मुख के अंदर टच करेगी तो वो अलग अलग भागों को टच करेगी, और जैसे जैसे भागों को वो टच करेगी उनको भी उन्हीं के अनुसार बांट दिया गया है। पहले वाले में आ जाता है क वर्ग। जितनी भी आपके क, ख, ग ये लाइन है ये सारी की सारी क वर्ग में आती है। उसके बाद आता है च वर्ग। च वर्ग में च, छ, ज, आपकी च वाली पूरी की पूरी लाइन च वर्ग में आती है। ट वर्ग में आपकी ट वाली लाइन पूरी की पूरी आएगी। त वर्ग, त में त वाली लाइन आएगी, और प वर्ग में प वाली लाइन आएगी। परंतु इन सब में डिफरेंस क्या है? क वर्ग में कंठ का प्रयोग होता है, इनको बोलते समय क, ख। आप खुद जब इसको बोल के देखोगे तभी आपकी समझ में आएगा। आपके कंठ में एक वाइब्रेशन होती है, गले में एक वाइब्रेशन होती है। जब आप क शब्द का प्रयोग करते हो तो उसमें वाइब्रेशन होती है, आपके गले में, कंठ में होती है। जब आप च वर्ग का प्रयोग करोगे तो आपकी जीभ जो है वो तालू के साथ थोड़ा सा टकराव आता है उसका, उसको टच करती है। त वर्ग में आपके मूर्धना मीन्स, मूर्धना जो होता है उसका अर्थ होता है जीभ के ऊपर का खुरदरा भाग, जो आपके बिल्कुल दांतों के ऊपर का खुरदरा वाला भाग जो होता है उसको कहते हैं मूर्धा। अब मूर्धा में क्या होता है कि जो ट, ठ ये बात जब आप बोलते हो, ये शब्द जब आप बोलते हो तो आपकी जीभ जो है वो आपके ऊपर जो मूर्धा भाग है उसको, आपके मूर्धन्य भाग को टकराती है। ये त वर्ग। त वर्ग में अब जैसे ही आप त बोलते हो तो आपकी जीभ जो है वो आपके दांतों को टकराती है। उसके बाद आ जाता है प वर्ग। प वर्ग में आपके होंठ काम करते, ओष्ठ मीन्स होंठ, होंठ आपके वो मूवमेंट करते हैं। उसके बाद आ जाता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ का मतलब होता है अं का अर्थ है भीतर, बीच में। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के भीतर किसी न किसी भाव को स्पर्श करती है, कि मुंह के अंदर ही किसी न किसी भाग को स्पर्श नहीं करती है पूरे तरीके से। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के भीतर किसी भाग का पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती है, करती तो है, टच तो करती है, लेकिन पूरे तरीके से नहीं कर पाती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इनके उच्चारण में सांस का अवरोध बहुत कम लगता है, यानी कि हम लोगों का जोर बहुत कम लगता है इसको बोलने के लिए। इस प्रकार से ये 4 हैं, य, र, ल, व। बहुत कम समय लगा और बड़ी इजीली आप लोगों ने बोल लिया। आपका जो मुख के अंदर का जितनी भी मूवमेंट है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है। ऊष्म, ऊष्म का मतलब ही गर्म होता है। अब सीधी सी बात है कि ऊष्म अगर गर्म है, इसका मतलब यही है कि जब आप इसको बोलोगे कि आपके मुख में से गर्म हवा का भाव बाहर की तरफ आएगा। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख के बाहर ऊष्म निकलती प्रतीत होती है, जब आप इसको बोलोगे तो आपके मुख से एक गर्म हवा का भाव आपको लगेगा कि आपके मुंह से बाहर निकल रहा है। आप अपना हाथ आगे रख के देखना, फिर आपकी समझ में आएगा। जब आप इन व्यंजनों का उच्चारण करेंगे तो कृपया अपना हाथ अपने मुख के सामने रखना, तभी आपकी समझ में आएगा कि इनको किस प्रकार से इनका उच्चारण किया जाता है। और इनकी संख्या भी 4 है, श, स, ह, श, ये चारों हैं। श, श, स, ह, ये चारों के चारों भी इसी के अंदर आते हैं। अब ये तो थी सारी की सारी। अब वही बात जो मैंने पहले जिस बात को दोहराया कि तिरछी रेखा जो खींची जाती है
उसको हलंत कहा जाता है। इसके लगने से वर्ण का उच्चारण स्वरविहीन माना जाता है, उसको स्वर के बिना माना जाता है, अधूरा माना जाता है, उसको पूरा नहीं माना जाता। जब कभी भी ये क ख इसके नीचे ये जो लाइन लगी हुई है, तिरछी सी रेखा लगी है, इसको हलंत कहा जाता है या इसको हलचिन कहा जाता है। जिस प्रकार से हल की शेप होती है ना, उस प्रकार से होता है, तो इसीलिए इसको हलचिन भी कहा जाता है। अब व्यंजन की परिभाषा अगर देखें, जो ध्वनियां स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है। व्यंजन के 3 भेद, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में जीभ मुख के कई भागों को स्पर्श करती है। अंतस्थ में जीभ मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती है। मुख से गर्म हवा, ऊष्म वाले में मुख से गर्म हवा निकलती है और जब भी आप इसको बोलते हो ऐसा लगता है आप जैसे सीटी की आवाज आती है उस प्रकार से आवाज प्रतीत होती है। अब स्पर्श व्यंजन कुल टोटल 25 होते हैं, जिनको कि आगे 5 भागों में बांटा गया, 5 वर्गों में बांट दिया गया है, जो मैंने अभी आपको बताया, क वर्ग, च वर्ग, त और प वर्ग। अब अंतस्थ में जितने भी इसकी मात्राएं, जितने भी इसके शब्दों की गिनती है वो आती है य, र, ल, व। जितने आपके व्यंजन हैं उनको हम लोग 4 गिनते हैं। ऊष्म में भी 4 ही गिने जाते हैं। ये तो हो गया व्यंजन के बारे में। अब इसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन क्या है। ये सिंपल व्यंजनों के बारे में हमने जानकारी पाई। अब इसके बाद आता है संयुक्त। संयुक्त शब्द को बोलने से ही इतना पता चल जाता है कि संयोग मीन्स 2 चीज़ों का संयोग, 2 चीज़ों का मिलान। जिस प्रकार से संधि में 2 शब्दों का मिलान हुआ तो वो संधि बन जाती है। 2 एक जैसे शब्दों का मिलान हो गया तो भी संधि होगी, अगर मात्राओं का मिलान हुआ तो भी संधि हो गई। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये आ जाता है संयुक्त व्यंजन, जब 2 व्यंजन, एक जैसे 2 व्यंजन आपस में जुड़ते हैं। संयुक्त व्यंजनों की रचना 2 व्यंजनों के संयोग से होती है। जैसे ये आपको क्ष जो है यहाँ पर आपको कहीं नहीं नजर आ रहा है इसमें, लेकिन ये नया बना कब बना, जब इन दोनों का मेल हुआ तो ये क्ष शब्द का हुआ, त्र का हो गया, ज्ञ का हो गया और श्व का हो गया। इसके बाद आते हैं द्वितव व्यंजन। जब एक व्यंजन अपने जैसे अन्य व्यंजन से मिलता है, जैसा वो है उससे वैसे वाले व्यंजन के साथ मिलता है, तो उसको द्वित का मतलब होता है 2 बार। सिंपल सी बात है, द्वितीय का मतलब होता है 2 बार, तो उसको क्या कहते हैं, द्वितव व्यंजन कहा जाता है। जैसे आप कई बार कुछ लिखते हो तो आप लिखते हो कि जैसे डबल ओ इंग्लिश में लिखते हैं, डबल आर, डबल ई, तो हिंदी में भी ऐसे ही प्रयोग किया जाता है। तो आधा त और पूरा ता लगाएंगे तो जाकर बनता है पत्ता। उसके बाद अम्मा, आधा माँ, पूरा माँ, अम्मा, चक्कर, ये सब इसी प्रकार से 2 का प्रयोग करके किए गए हैं। उसके बाद आते हैं स्वनिम ध्वनियां। हिंदी में कुछ ऐसी ध्वनियां भी विकसित हो गई हैं जो पहले नहीं थी, लेकिन उनका बाद में प्रयोग होना शुरू हो गया। ये ऐसी ध्वनियां हैं जो अपना रूप, दोनों का रूप, एक ही शब्द का रूप जो है वो एक जैसा होने के बावजूद भी उसको प्रयोग में लाने पर वो थोड़ा सा डिफरेंस दे देता है आपस में। ये दोनों ड और ढ से विकसित हुई है। उच्चारण के समय ड और ढ ध्वनि के शुरू में तथा शब्द के बीच में संयुक्त व्यंजनों के रूप में आती है। ये आपके सामने इसकी एग्जाम्पल भी दी गई है। ड व ढ शब्द के बीच तथा अंत में आते हैं, शब्द के प्रारंभ में नहीं आते। जब ड शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं तो अगर तो उसके नीचे बिंदी है तो उसका प्रयोग बीच में आता है, शब्द के बीच में आता है। लेकिन अगर उसके नीचे बिंदी नहीं है तो पहले भी उसका प्रयोग किया जा सकता है। उसी प्रकार से ढ ढक्कन वाला जो है इसका भी ऐसा ही है। अगर हम लोग इसको बिंदी के बिना प्रयोग करेंगे तो ये पहले भी आ सकता है, लेकिन शब्द के आरंभ में भी इसका प्रयोग हो सकता है, प्रारंभ में भी इसको प्रयोग में लाया जा सकता है, लेकिन इसके नीचे बिंदी लगने के बाद इसका प्रयोग बदल जाता है और ये शब्द के बिल्कुल बीच में या अंत में आता है, पहले नहीं आ पाता है। अब आती हैं आगत ध्वनियाँ। आगत ध्वनियाँ ऐसी हैं जो दूसरी भाषाओं से आई हैं। हिंदी में ऐसी ध्वनियाँ जो पहले प्रयोग में नहीं थी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि शब्दों के कारण प्रयोग में आने लगी हैं, जो कि हम लोग आमतौर पे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग अब आजकल के ज़माने में पेन ही प्रयोग में लाते हैं, कलम नहीं कहते हैं हम लोग, ठीक है। डॉक्टर को डॉक्टर कहा जाता है, वैद्य नहीं कहा जाता है, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में आ जाए। कॉलेज,
विद्यालय स्कूल कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो पहले ध्वनियाँ जो पहले प्रयोग में नहीं थी लेकिन अब उनको करना पड़ता है। तो इन व्यंजनों के जब रूप में हिंदी में प्रयुक्त किए गए तो इनका नुक्ता लगाना पड़ा, इनके नीचे बिंदी लगानी पड़ी। लगाने से इनका उच्चारण भी बदल गया। जैसे अगर हम लोग खरगोश, ख ख अलग से है, अगर हम लोग खत बोलते हैं तो वो ख की साउंड आती है। क क खा ख ग ग, गा और ग दोनों में अंतर है। गजल एक शब्द है गजल, अगर उसको नुक्ता के बिना बोले तो वो गजल नहीं कहलाती है, वो गजल बन जाती है। तो वो सही नहीं है, वो गलत माना जाएगा। उसी प्रकार से बाग, सजा, सजा और सजा ज की आवाज आती है। तो इसी प्रकार से ये बदलाव आ जाता है ध्वनि में। उसके बाद है अंग्रेजी के अनेक शब्दों का प्रयोग आजकल हिंदी में भी होने लगा है। जैसा मैंने अभी पहले ही बताया है कि हम लोग हॉल, डॉक्टर, कॉलेज, ट्रॉफी, टॉफी आदि का प्रयोग करते हैं। अब इनमें जो अ और ओ की ध्वनि, टॉ, ओ, डॉक्टर, ओ, कॉलेज, इनमें हम जब प्रयोग करते हैं तो अब ना तो वो ओ की मात्रा है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग ऊपर ऐसे वाला चिन्ह लगा देते हैं, छोटा सा चंद्र बिंदु की तरह होता है लेकिन उसमें बिंदु नहीं होता है, सिर्फ चंद्र। तो अंग्रेजी के शब्दों को देवनागरी लिपि में लिखने के लिए ऐसा प्रयोग में लाया जाता है। उसके बाद है अयोगवा, ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया। विसर्ग के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है कि अनुस्वार और विसर्ग दोनों ध्वनियाँ स्वर और ना स्वर है, ना ही व्यंजन है। इन दोनों का प्रयोग जो है ये साथ में दोनों का प्रयोग पूर्णतः अलग से किया जाता है, किसी और मात्राओं के साथ नहीं किया जाता है। और इनका दोनों के साथ योग नहीं है, इन दोनों का आपस में भी योग नहीं कभी बन पाता है, इसलिए ये अयोगवा कहलाते हैं। ये आपस में स्वतंत्र एक दूसरे के साथ नहीं लगते कभी भी। विसर्ग का चिन्ह इस प्रकार से होता है तथा बाकी मैंने विसर्ग का आपका चिन्ह अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, उसके मैंने एग्जाम्पल्स भी आपको बताए हैं। जैसे अतः ह की साउंड आती है इसमें से, ठीक है। उसके बाद आता है उच्चारण के आधार पर वर्णों के भेद। अब वर्णों के भेद जो हैं उच्चारण के अनुसार भी कर दिए गए, जो कि अभी आपके क वर्ग, ठ वर्ग जो आया था अभी पीछे मैंने आपको बताया उसके अनुसार। अब आते हैं भाषाई ध्वनियों का उच्चारण मुख से होता है। अब भाषाई ध्वनियों का उच्चारण मुख से होता है, किंतु ध्वनियों के उच्चारण स्थान मुख के भीतर भी अलग अलग है। मानते हैं कि हमारे मुंह का प्रयोग होता है जब हम ध्वनियाँ, कुछ भी ध्वनि हमारे मुंह से निकलती है तो उसमें हमारे मुख का प्रयोग होता है, लेकिन अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह से होता है मुख का प्रयोग। मुख के जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। जिसमें मुख में जिस जगह का प्रयोग ज़्यादा होता है तो वह उसी के अनुसार का वर्ण कहा जाता है। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों के भेद निम्नलिखित है। कंठे मीन्स गला, जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है उन्हें कंठे वर्ण कहते हैं, जैसे अ, आ, क, ख, घ। अब जब इसको बोलोगे तो आपके अपना जो थंब है वो अपने गले पे रख के देखना, जैसे ही आप बोलोगे तो यहाँ पर एक जोर से झटके की आवाज़ आएगी, क ख वाइब्रेशन की आवाज़ आएगी। उसके बाद है तालव्य, तालु से उच्चारित वर्णों को तालव्य वर्ण कहते हैं। ई, अब इसमें आपके जो मुख का ऊपर का भाग जो है तालु जिसको कहा जाता है उसका प्रयोग अधिक होता है। ई, च में देखना आपकी जीवा जो है वो आपके तालु को टकराएगी। छ, ज, झ, न, ये सब इनमें देखना आप य, श, इनमें आपकी जो जीभ है वो आपके तालु को टच जरूर करती है। आगे आ जाता है मूर्धन्य वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ मूर्ध दांतों से ऊपर खुरदरा स्थान, अभी मैंने पहले भी बताया, उसको स्पर्श करती है तो उसे मूर्धन्य कहते हैं। जैसे री, ट, ठ, ढ, ढ, न, ण, र, श मूर्धन्य वर्ण है। अब इनमें जब आप री बोलोगे, री में भी आपका जीभ जो है वो दांतों को टच करेगी। उसके बाद आता है मीन्स आपके दांतों के ऊपर के खुरदरे भाग को टच करेगी। उसके बाद आता है दंत्य वर्ण,
अब जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ दांतों को पूरी तरह से दांतों को टच करती है उसको कहते हैं दंत्य वर्ण। जैसे ल, स, त, थ आदि, ये आपके जो है ये आपके दांतों को टच करती है। ओष्ठ मीन्स होता है होंठ। अब आपके लिप्स, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ के सहयोग से ओष्ठ परस्पर मिलकर कार्य करते हैं, होंठ आपस में मिलकर उसको बोलते हैं, आपस में मिलकर उनका जब आपस में मेल होता है तो एक शब्द निकलता है, एक नया वर्ण निकलता है, उसको कहा जाता है उ, ओ, प। अब जैसे उ, अब इसमें आपके दोनों जो लिप्स हैं वो एक अलग से फॉर्मेट सा बनाते हैं, एक फॉर्म बन जाती है उनके, एक अलग से जेस्चर सा बन जाता है। उ, उ, प, फ, भ, भ, म। इनमें अब आप देखोगे तो आपके जो लिप्स हैं उनकी बार बार आपस में मेल होता है, लेकिन बड़े डिफरेंट तरीके से होता है। हर वन में देखना बड़े डिफरेंट तरीके से होगा। इसको प्लीज़ ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, तभी आपकी समझ में आ पाएगा बच्चे। उसके बाद है नासिकीय वर्ण। प्रत्येक वर्ण के पंचमाक्षर, पंचमाक्षर मतलब पांचवा जो उसका अक्षर है, के उच्चारण में नासिका भी सहायक होती है। नासिका की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को नासिकीय वर्ण कहते हैं, यानी कि नाक, अंग, अंग, अहं। अब यहाँ पे आप अगर देखोगे न, अंग, ग, आपके नाक जो है उसकी आवाज, आपको अपने नाक से उस आवाज को निकालने की जरूरत पड़ती है। उसके बाद है कंठ तालव्य, जो वर्ण कंठ और तालु दोनों के स्पर्श से कंठ को भी और तालु को भी दोनों को टच करते हैं, उनको कंठ तालव्य कहते हैं। जैसे ए, इनमें आपका कंठ जो है वो तालु दोनों आपस में स्पर्श से बोलते हैं इनको। उसके बाद है कंठोष्ठ, इनमें कंठ और ओष्ठ दोनों, आपका कंठ और होंठ दोनों ही। ओ आपका फिर आप जब देखोगे अपने लिप्स तो वो भी चेंज होते हैं और आपके कंठ में भी वाइब्रेशन होती है। ओ। उसके बाद है दंतोष्ठ वर्ण, जो वर्ण दांत और होंठ दोनों की सहायता से बोले जाते हैं, यानी इन वर्णों में दांत और होंठ दोनों की ही सहायता होती है और दोनों की सहायता से ही इनका उच्चारण संभव हो पाता है, तो उनको कहते हैं दंतोष्ठ वर्ण। ये है व और प, व और फ। कौन से हैं ये? व और फ। अब ये सारा नीचे सेम जो मैंने पहले आपको पीछे बताया है वो सारा का सारा आपको ये टेबल बना के दिया गया है, इसको एक बार प्लीज अच्छे से रीड करिएगा, तभी आपकी समझ में आ पाएगा। अब बात आती है प्रयत्न की। प्रयत्न का अर्थ है कोशिश करना, यहीं से इसके नाम से ही पता चल जाता है कि कोशिश करना। वर्णों के उच्चारण हेतु मुख द्वारा की जाने वाली चेष्टा, यानी कि आपके मुंह के द्वारा जो कोशिश की जाती है किसी वर्ण को बोलने के लिए, उसको ही प्रयत्न कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, अभ्यंतर मतलब इंटरनल, बाह्य मीन्स एक्सटर्नल। अब अभ्यंतर वर्णों के उच्चारण से पूर्व जो भीतरी प्रयत्न करना पड़ता है, जिसको बोलने से पहले ही आपको प्रयत्न करना पड़ता है, उसको कहा जाता है वर्णों के उच्चारण से पूर्व, यानी उच्चारण को बोलने से पहले जो प्रयत्न किया जाता है उसको अभ्यंतर कहते हैं। और बाह्य वर्णों को बोलते हुए अंत में किए गए, जब उसको बोला उसके अंत में इसको खत्म करने के लिए जो आपको कोशिश करनी पड़ती है उसको क्या कहा जाता है? बाह्य कहा जाता है। अब इनको भी आगे चार भागों में विभाजित किया। एक तो है घोष, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय प्राण वायु, आपके जो अंदर की आपके प्राण जो है, आपके जोर जो है आपका, उसमें एक प्रकंपन होने का कारण गूंज उत्पन्न होती है, उसके अंदर एक वेव सी होती है, एक हल्की सी गूंज सी, एक वाइब्रेशन सी होती है, उस गूंज उत्पन्न होती है, उसी को घोष वर्ण कहते हैं। और ये प्रत्येक वर्ग के सभी अंतिम तीन वर्ण, प्रत्येक वर्ग, इन सभी वर्गों के अंतिम वाले जो तीन वर्ग हैं, ये जो वर्ण है ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं? घोष में। उसके बाद आ जाता है अघोष, जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु में प्रकंपन नहीं होता है, जिसमें आपकी इतनी ज़्यादा चेष्टा नहीं करनी पड़ती, आपको इतनी कोशिश नहीं करनी पड़ती है, उनको अघोष कहा जाता है। नॉन, जिसमें आपको इतना ज़्यादा अपना जोर नहीं लगाना पड़ता है। और सभी वर्णों के पहले और दूसरे वर्ण, ये पहला और दूसरा वर्ण, ये सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं? अघोष के अंतर्गत आ जाते हैं। उसके बाद आता है अल्प प्राण। अल्प का मतलब है बहुत कम,
जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है, जिनको बोलते समय हमारी सांस जो है वो बहुत कम निकलती है बाहर की तरफ, तो उसको कहते हैं अल्प प्राण। इनमें आपका पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, पहला, तीसरा और पांचवा, पहले वाला, तीसरे वाला और पांचवे वाला, हर वर्ग में से पहला, तीसरा और पांचवा वाला, ठीक है। उसके बाद आता है महाप्राण, यानी कि ज्यादा, जिन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है। अब इसमें प्राणवायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती है, आपकी जो अंदर की सांस है वो ज्यादा निकलती है बाहर की तरफ, तो उसको क्या कहा जाता है, जो अंदर की वायु है जो आपके अंदर की, उसके ज्यादा प्रयोग किया जाता है, तो उसको कहा जाता है महाप्राण। और ये आता है जो आपका बच जाता है दूसरा और चौथा वर्ग, यानी दूसरे वाला और चौथे वाला, सभी वर्गों में से, ठीक है। ये इसको बेटा जब आप खुद बोल के देखोगे तभी आपकी समझ में आएगा, एक बार इसको ट्राई ज़रूर करना, अच्छा भी लगेगा आपको बोलने में। और इसके बाद है व्यंजनों का संयोग। अब कई बार ऐसा होता है कि दो शब्द जो हैं, अभी आधा ख, फिर उसके बाद कभी बार दो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि दो लग जाते हैं कभी कभार, एक कहीं ऐसा होता है आधे को ही बोलना पड़ता है, ग को भी आधा लगाना पड़ जाता है, तो उन चीज़ों का जो ज्ञान है वो इसमें बताया गया है। व्यंजनों का संयोग तथा उनकी वर्तनी, व्यंजनों के परस्पर मेल को संयोग कहते हैं। जो परस्पर मेल, जो आपस में मेल होता है उनको संयोग कहते हैं, जो कहीं कभी कभार हो जाता है इनका मेल। और मिले हुए वर्णों को संयुक्ताक्षर कहते हैं, और जो इन्हीं के कारण जो मिलते हैं हमें बाद में दो वर्णों का, व्यंजनों का जो संयोग होता है, उसको जो हमारे को बाद में जो रिजल्ट मिलता है उसको संयुक्ताक्षर कहते हैं। इनके संयोग में जिन व्यंजनों में स्वर नहीं लगता है, अब इनके संयोग से जिन व्यंजनों में स्वर नहीं लगता है उसे प्राय आधा लिखा जाता है, जैसे स, ऐसे स आधा है, ये भी आधा है, जिसके नीचे हलंत लगता है, मैंने पहले भी बताया था, उसको आधा ही माना जाता है। अब स्थान, अगर हम लोग इसको स्थान बोलते हैं तो वो अलग है, अगर स थान बोलेंगे, स थान, तो वो एक अलग स्थान, आधा स, बिल्कुल कम समय लगा बोलने में, और ये इसीलिए इसको आधा प्रयोग में लाया गया। अब चुस्त, हम लोग बोले अगर चुस्त तो ये गलत है, इसका आएगा चुस्त, आधा स, हल्की सी आवाज़। तपस्वी, स्वाद, इसमें आवाज़ आपको आती है लेकिन बहुत कम आती है, स का प्रयोग बहुत कम है इसमें। उसके बाद कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जिनके अंत में खड़ी रेखा का प्रयोग किया जाता है, इस खड़ी रेखा को पाई कहते हैं, ठीक है। पाई वाले व्यंजन ख, घ आदि, ये जितने भी घ, च, छ, ये च, झ, झ, न, ण, त, थ, इतने भी हैं, ये इन व्यंजनों को जब किसी अन्य व्यंजन से मिलाया जाता है तो पाई हटा दी जाती है। पाई होता है जिनके साथ ये इस प्रकार से लाइन लगी होती है, खड़ी वाली रेखा होती है, ये ख के साथ भी है, घ के साथ भी, इनके साथ भी है, ठीक है। तो इनको जब दूसरे के साथ मिलाया जाता है तो इसकी जो पाई है वो हटा दी जाती है। अब ग, आधा ग लिखते हैं, इधर घ को लिखा ऐसे लिख देते हैं, च को लिखते हैं तो आधा च लिखना है तो उसकी पाई हटा दी है। जिनकी पाई हटा दी जाती है वो व्यंजन, वो भी इन्हीं के अंतर्गत आते हैं संयोग से, कईयों की पाई हटा दी जाती है, खड़ी पाई जो होती है उसकी खड़ी रेखा, उसको हटा दिया जाता है, तो खड़ी रेखा को पाई कहा जाता है। मैंने पहले भी अभी बताया है कि पाई का मतलब है एक खड़ी हुई रेखा, जिस प्रकार से आ की मात्रा लगती है। लेकिन अगर ये है, इसको हम लोग मान लीजिए आपका प है, प को अगर आधा लिखना है तो ऐसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद आता है जिन वर्णों में पाई नहीं होती है। अब कुछ ऐसे भी हैं जिनमें पाई है ही नहीं है, सब में तो नहीं है ना पाई लगी हुई, जैसे ये आपका ये वाला है, ये वर्ण है, इनमें नहीं है, आपके इन वाले व्यंजनों में नहीं लगी हुई है, ये द है, इसके अंदर नहीं है, तो इनके नीचे हलंत लगा दिया जाता है। तब जब इसको ज़्यादा जोर लगा के बोलना होता है तो इनके नीचे तो उन्हें पूरा लिखकर उनके नीचे हलंत चिन्ह लगा दिया जाता है। लड्डू, डबल का प्रयोग किया गया, लट्टू, गद्दी, द, अब इसका प्रयोग डबल किया गया है। क और फ का रूप दूसरे व्यंजनों के साथ मिलने से आधा क और आधा फ हो जाता है, क्योंकि ये इसके बीच में पाई है। ऐसे शब्द हैं जिनके बीच में पाई का प्रयोग किया गया है, ना तो बाद में है इनका प्रयोग और ना ही बिना उनके है।
तो इसके अंदर ये देखिए, ये क और क चक्कर, लक्कड़, रफ्तार, फ पूरा नहीं है, फ आधा ही है, तो हल्की सी आवाज इसकी भी। जब र के साथ स्वर नहीं होता है तो वह अगले वन के ऊपर लिखा जाता है। जब उसके साथ भी स्वर नहीं होता है तो उसको ऊपर लगा दिया जाता है। र की मात्रा आपने पहले भी देखा होगा, इसे रेफ कहते हैं। अब ये जो आता है जिसको ऐसे लगाते हो उसको हम लोग रेफ कहते हैं, जो आपके कर्म, धर्म, इन सब शब्दों में लगाया जाता है। जब र से पूर्व स्वर में उससे पहले वाले रहित व्यंजन हो तो र के नीचे लगा दिया जाता है। जैसे कई बार आप लिखते हो प्रेम, प्रेम, अब इससे पहले है तो इसलिए इसको नीचे लगा दिया गया। जब ट और ढ के साथ र मिलाया जाता है, राष्ट्रीय, ठीक है, यह रूप इसका नीचे इस प्रकार से जैसे, और इसे पदेन कहा जाता है। ये तो रूप में आकर उसके नीचे स्थान पाया जाता है, वो इस प्रकार से हो जाता है ट्रक। अब आपको र की आवाज भी आ रही है, ठीक है, लेकिन नजर नहीं आ रहा है, तो ये नजर कहाँ है, इसका आना है अगर र ने तो ये इसके नीचे नजर आएगा यहाँ पर। अब बेटा आप इसको तभी समझ पाओगे जब आप इसकी प्रैक्टिस खुद करोगे। इसको अच्छे से पढ़ना, आराम से पढ़ना और समझकर इन चीज़ों को अगर आप लोग खुद करके इसको एक्सरसाइज को आप खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करना। इसके अलावा आप इसके एग्जाम्पल्स, इस चीज़ को एक बार ज़रूर दोहराना। तो हमने अभी ये सारा मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया। आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा। धन्यवाद।